एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जो बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट में नेट का प्रिपरेशन करें, उन बच्चों के लिए सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, लेकिन बीच में एक लंबा चौड़ा गैप आ गया था क्योंकि DSSB PRT वाले बच्चों का पेपर होना था। तो उसके लिए मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी थी, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। इसके साथ ही UPSC वाले बच्चों की भी 10 की 10 यूनिट एजुकेशन सब्जेक्ट में मैंने कवर करवाई है, यानी कि एजुकेशन का जो पेपर होना था उसके लिए, और जो बीएड का होना है अभी, तो उस बीएड वाले बच्चों के लिए स्पेशली मैंने करवाई थी, यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर इन बीएड कॉलेजेस की मैं बात कर रही हूँ, बीएड वाले बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो उनकी 10 की 10 मैराथन मैंने करवाई है। यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी कि जो 10 मैराथन ऑलरेडी मैंने रिसेंटली अभी करवाई हैं UPSC वाले बच्चों के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट में, तो वो आप लोगों के लिए भी है, उनको भी आप जरूर देखना। और यहाँ पर जो सीरीज स्टार्ट मैंने कर रखी है उसको भी मैं कंटिन्यूटी में रखूंगी। ठीक है, अभी जो वीडियोस आएंगी वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगी। तो देखिए, पहला यूनिट एजुकेशनल स्टडीज हमने स्टार्ट किया था। बहुत सारे सब टॉपिक्स में आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ, वो अगली स्लाइड में मैं आप लोगों को बता दूंगी। और आज की इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शंस, जिसमें फैमिली, स्कूल और सोसाइटी दे रखा है, उसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, ताकि बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ सके। ठीक है, तो देखिए, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या मैं करवा चुकी हूं इस पहली यूनिट में से। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, सांख्य, योग, वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे हम कर चुके हैं। इसके अलावा दयानंद दर्शन और इस्लामिक फिलॉसफी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स वाला टॉपिक बिल्कुल डिटेल में करवा चुकी हूँ। हर एक मतलब स्कूल्स ऑफ थॉट्स को, वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स को, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म। इसके बाद ये वाला जो टॉपिक है अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जिसमें सिंबॉलिक, इंटरेक्शन, स्ट्रक्चरल, फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, तीनों ही थ्योरीज में डिटेल में करवा चुकी हूँ। ठीक है, आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शंस, फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, ये टॉपिक बचा हुआ है। दूसरा टॉपिक आपका ये नेक्स्ट वाला है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स, और उसकी थ्योरीज रहेंगी। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, पार्ट है सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड कल्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स, जिसमें आपके 9 थिंकर्स दिए गए हैं, इंडियन और वेस्टर्न, वो एक एक मैंने डिटेल में करवाए हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सोशल इंस्टीट्यूशन का टॉपिक बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैं आप लोगों को यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड करूँ। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जिस ईंट और कंक्रीट की इमारत में हमने अपने जीवन के इतने साल बिताए, जिसे हम स्कूल कहते हैं, वो समाजशास्त्रीय नजरिए से असल में एक स्कूल है ही नहीं। बिल्कुल, और ये इमारत वाली गलतफहमी ना बहुत गहरी है। हाँ, क्योंकि अक्सर जब हम किसी संस्था या इंस्टीट्यूशन शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सीधे ऊंचे ऊंचे खंबे, एक रिसेप्शन डेस्क और एक बड़ा सा गेट आता है। सही कहा। लेकिन जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे UGC नेट, JRF या UPHESC या जो भी, ये समझने को उत्सुक हैं कि हमारा समाज वास्तव में कैसे काम करता है, उनके लिए आज की ये गहन चर्चा बहुत कुछ बदलने वाली है। जी, क्योंकि आज हम उन चीजों को डिकोड करेंगे जो सतह पर कुछ और दिखती हैं। बिल्कुल, आज का हमारा मुख्य विषय है सामाजिक संस्थाएं, मतलब परिवार, स्कूल और समाज। हम उस अदृश्य ताने बाने को खंगालने वाले हैं जो पूरे सिस्टम को चलाता है। और अगर हम इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझें तो सामाजिक संस्थाएं किसी स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हैं, जैसे iOS या एंड्रॉइड। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह? हाँ, मतलब आप उस सिस्टम को भौतिक रूप से छू नहीं सकते, लेकिन उसके बिना फोन का कोई भी ऐप काम नहीं करेगा। समाजशास्त्र में कोई भी संस्था, कोई इमारत या लोगों का समूह नहीं होती। तो फिर वो होती क्या है? ये असल में नियमों, प्रथाओं और व्यवहार के प्रतिमानों का एक अमूर्त सिस्टम है, एक इनविजिबल ढांचा जो समाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और स्थिरता लाने के लिए पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करता है। तो अगर मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले नजरिए से सोचूं, तो ये हवा में तो नहीं बन जाता होगा। किसी ने तो इसकी कोडिंग की होगी, है ना? बिल्कुल। मेरा मतलब है, अगर संस्था कोई भौतिक चीज नहीं है तो एक समाज इस अदृश्य ढांचे का निर्माण कैसे करता है? क्या इसका कोई तय पैटर्न है? कोडिंग की प्रक्रिया को समाजशास्त्र में निर्माण प्रक्रिया या फॉर्मेशन प्रोसेस कहा जाता है, और ये कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है। ये 4 बहुत ही स्पष्ट चरणों में काम करती है। 4 चरण? हाँ, कल्पना कीजिए
जब आदि मानव पहली बार समूहों में रहने लगे होंगे। सबसे पहले समाज में एक जरूरत महसूस हुई होगी, जैसे कि आने वाली पीढ़ी को शिकार करना या आग जलाना सिखाना है। इसे हम फेल्ट सोशल नीड कहते हैं। ठीक है, यानी एक खालीपन या समस्या दिखी जिसे सुलझाना जरूरी था। बिल्कुल। फिर उस जरूरत को पूरा करने के लिए कबीले के बुजुर्गों ने कुछ नियम बनाए होंगे कि मान लीजिए शाम को आग के पास बैठकर बच्चों को सिखाया जाएगा। ये जो नियम और प्रथाएं हैं, जिन्हें हम नॉर्म्स और मॉड्स कहते हैं, ये दूसरा चरण है। अच्छा। और जब ये नियम पीढ़ियों तक बार बार दोहराए गए तो उन्होंने एक संरचित ढांचा ले लिया, एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न। ये तीसरा चरण है। और यही ढांचा फिर आगे चल के संस्था बन जाता है। एकदम सही। अंततः सदियों बाद यही ढांचा एक पूरी सामाजिक संस्था बन गया, जिसे आज हम शिक्षा की संस्था कहते हैं। जरूरत, फिर नियम, फिर ढांचा और अंत में संस्था। ये सफर तो बहुत तार्किक है, लेकिन जब मैं अलग अलग समाजशास्त्रियों के नोट्स देखता हूं तो वे इसे अलग अलग चश्मे से देखते हैं। हाँ, विचारों में भिन्नता तो है। जैसे परीक्षाओं में अक्सर हॉटन और लैंडिस के विचारों की तुलना पूछी जाती है। हॉटन का पूरा जोर सामाजिक संबंधों और साझा मूल्यों पर है। ऐसा लगता है कि वे सिस्टम के बजाय उन लोगों पर फोकस कर रहे हैं जो एक जैसी सोच रखते हैं। और वहीं अगर आप लैंडिस का दृष्टिकोण देखें तो वो थोड़ा अलग है। लैंडिस सांस्कृतिक संरचनाओं और सामाजिक जरूरतों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब उनका नजरिया थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चरल है। हाँ, हॉटन जहाँ ये देखते हैं कि लोग कैसे जुड़ रहे हैं, वहीं लैंडिस ये देखते हैं कि समाज का सिस्टम अपनी परंपराओं के जरिए मानवीय गतिविधियों को दिशा कैसे दे रहा है ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चले। तो अगर मैं परीक्षा हॉल में बैठा हूं और मेरे सामने एक सवाल आता है, मान लीजिए एक तरफ है किसी बड़े विश्वविद्यालय का विशाल कैंपस, जैसे जेएनयू या बीएचयू, जहां हजारों छात्र पढ़ते हैं जी, और दूसरी तरफ है उच्च शिक्षा की पूरी प्रणाली। क्या ये दोनों संस्थाएं हैं? क्योंकि आम बोलचाल में तो हम दोनों को ही इंस्टीट्यूशन कह देते हैं। और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। समाजशास्त्र में इसे संस्था बनाम समिति यानी इंस्टीट्यूशन वर्सेस एसोसिएशन का अंतर कहा जाता है, जो परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो दोनों में तकनीकी अंतर क्या है? एक विश्वविद्यालय का कैंपस या कोई चर्च, मंदिर या मस्जिद, ये सब समिति या एसोसिएशन है। समिति लोगों का एक संगठित समूह है। आप एक फॉर्म भरते हैं, फीस देते हैं और स्वेच्छा से उसके औपचारिक सदस्य बन जाते हैं। अच्छा, तो समिति मतलब लोगों का समूह जहां मेंबरशिप ली जा सकती है। इसका मतलब संस्था वो है जिसकी आप मेंबरशिप नहीं ले सकते? सटीक विश्लेषण। उच्च शिक्षा अपने आप में एक संस्था है, अमूर्त है, कोई समिति नहीं। आप धर्म के सदस्य नहीं बन सकते। आप किसी मंदिर समिति के सदस्य बन सकते हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। संस्था विचारों और नियमों का एक तंत्र है। इसके कोई औपचारिक सदस्य नहीं होते, इसके अनुयायी होते हैं जो उन नियमों को मानते हैं। तो संस्था मतलब नियम और समिति मतलब लोग। अगर संस्थाएं सिर्फ नियम हैं और हमें जन्म के समय तो कोई रूल बुक मिलती नहीं है, तो हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना कैसे सीखते हैं? इसके लिए हमें अपनी सबसे पहली और सबसे पुरानी ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चलना होगा, यानी परिवार। बिल्कुल। ये आधुनिक मानव प्रजाति के विकास से भी पहले से मौजूद है। परिवार को सबसे आधारभूत सामाजिक इकाई माना जाता है और अकादमिक रूप से इसे 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। वो 2 श्रेणियां कौन सी हैं? पहला है अभिविन्यास का परिवार यानी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। अगर मैं इसके नाम ओरिएंटेशन से अंदाजा लगाऊं तो क्या इसका मतलब ये है कि ये वो परिवार है जहां हमारी नींव तय होती है, जहां हम पैदा होते हैं और हमारे माता पिता हमें दुनिया के लिए ओरिएंट करते हैं? यही इसका सटीक अर्थ है। इसमें व्यक्ति जन्म लेता है, माता पिता, भाई बहन, ये सब इसके हिस्से हैं। और दूसरा है प्रजनन का परिवार या फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, जो हम खुद बनाते हैं। हाँ, जिसे एक व्यक्ति वयस्क होने के बाद विवाह करके खुद बनाता है। जीवन साथी और बच्चे इसमें आते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भविष्यवादी विचारक एल्विन टॉफलर की किताब फ्यूचर शॉक का एक विचार मुझे हमेशा याद आता है। उन्होंने विवाह संस्था को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी। बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि विवाह जैसी संस्था धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी और शायद हम दुनिया की आखिरी विवाहित पीढ़ी हैं। जब हम आज के दौर में टिंडर, लिव इन रिलेशनशिप या ऐसे कपल्स को देखते हैं जो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते,
तो लगता है कि टॉफलर शायद सही थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम बदलावों के बावजूद परिवार नाम की संस्था का पतन नहीं हुआ है। तो वो क्या चीज है जो इसे टिकाए हुए है? इसके पीछे बहुत ठोस कारण है। परिवार समाज में 5 ऐसे आवश्यक कार्य करता है जिनका कोई और विकल्प इस समाज के पास है ही नहीं। मुझे लगता है कि भोजन, आश्रय और सुरक्षा देना तो सबसे स्पष्ट कार्य है। लेकिन अगर सिर्फ पेट भरना ही मकसद होता तो इंसान तो अकेले भी सरवाइव कर सकता था। सही बात है। इसके पीछे जरूर कुछ और गहरे सामाजिक कारण होंगे। बिल्कुल है। सुरक्षा के अलावा यौन व्यवहार का नियमन करना इसका एक बड़ा काम है जो समाज में संघर्ष को रोकता है। फिर आता है सामाजिक स्थान या सोशल प्लेसमेंट। मतलब जब कोई बच्चा पैदा होता है तो समाज में उसकी जगह क्या होगी, उसका वर्ग, उसकी जाति, ये सब परिवार तय करता है। और प्रजातियों का अस्तित्व बनाए रखना भी है ना? हाँ, रिप्लेसमेंट। लेकिन शिक्षा और समाज शास्त्र के नजरिए से जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है प्राथमिक समाजीकरण यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राथमिक समाजीकरण मतलब बच्चे के दिमाग की ब्लैंक स्लेट पर जो पहला कोड लिखा जाता है, भाषा, मूल्य, नियम, क्या सही है क्या गलत है। एकदम सही। बच्चा ये नहीं जानता कि चम्मच से कैसे खाना है या बड़ों से कैसे बात करनी है। परिवार वो पहली जगह है जहाँ बच्चा ये सब सीखता है। ये वो नींव है जिस पर आगे की पूरी जिंदगी खड़ी होती है। तो परिवार के सुरक्षित घेरे से निकलकर बच्चा जहाँ अपना पहला कदम रखता है वो स्कूल है। परिवार तो चलिए प्राकृतिक रूप से बन गया, लेकिन स्कूल शायद बच्चों के लिए पहला बड़े पैमाने का औपचारिक संगठन होता है। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है कि आधुनिक समाजों में स्कूल समाजीकरण की दूसरी सबसे शक्तिशाली एजेंसी है। एक समय था जब कृषि समाज में बच्चे घर पर ही सब सीख लेते थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद समाज को एक कृत्रिम रूप से बनाए गए यानी आर्टिफिशियली क्रिएटेड लघु समाज की जरूरत पड़ी। एक मिनिएचर सोसाइटी। बिल्कुल। और यहीं स्कूल की दोहरी भूमिका सामने आती है। इसके दोहरे संदर्भ होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक संदर्भ तो वही है जो हमें सीधे दिखता है, सिलेबस, किताबें, हाजिरी के नियम, अनुशासन। लेकिन अनौपचारिक संदर्भ क्या है? क्या ये सिर्फ प्लेग्राउंड की राजनीति है, दोस्तों का ग्रुप बनाना, पीयर ग्रुप्स? वही प्लेग्राउंड की राजनीति असल में जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अच्छा। हाँ, इसे हम स्कूल की संस्कृति कहते हैं। बच्चा जो अनौपचारिक रूप से अपने दोस्तों से सीखता है, हार बर्दाश्त करना, टीम में काम करना, ये सब उसे वृहद समाज के लिए तैयार करता है। ये नजरिया तो बहुत कुछ बदल देता है। आमतौर पर एक धारणा है कि स्कूल का काम सिर्फ रटवाना और बौद्धिक कौशल देना है। क्या स्कूल के इन सभी कार्यों को हमें क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं? समाजशास्त्रियों ने स्कूल के शैक्षिक और सामाजिक कार्यों को 5 चरणों में पिरोया है। पहला चरण क्या होगा? पहला है बौद्धिक कौशल, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, पढ़ना, लिखना, गणित। और मैं मानकर चल रहा हूँ कि दूसरा चरण इन कौशलों का इस्तेमाल करना होगा। हाँ, दूसरा चरण है सामाजिक और व्यावसायिक कौशल, ताकि बच्चे आगे चलकर आर्थिक रूप से उत्पादक बने। बिल्कुल। फिर तीसरा चरण आता है सांस्कृतिक हस्तांतरण या कल्चरल ट्रांसमिशन, यानी कला, इतिहास और परंपराओं को अगली पीढ़ी को सौंपना। सही कहा। चौथा चरण है भूमिका की तैयारी, रोल प्रिपरेशन। इसमें बच्चा जेंडर रोल समझता है, सामाजिक नेटवर्क बनाना सीखता है। और अंतिम 5वां चरण है दृष्टिकोण निर्माण, एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड फॉर्मेशन मतलब वैश्विक वास्तविकताओं के लिए अपने मानसिक क्षितिज का विस्तार करना। बिल्कुल। परिवार का दायरा सीमित होता है, स्कूल उसे दुनिया देखने का नजरिया देता है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? परिवार ने नींव रखी, स्कूल ने उस नींव पर इमारत खड़ी की। लेकिन ये दोनों संस्थाएं अंततः जिस विशाल ढांचे में फिट होती हैं, वो है समाज। हाँ, समाज जो लैटिन शब्द सोशियस से बना है, जिसका मतलब है साथी। और ये बहुत अमूर्त और गतिशील है, वृहद जाल है एक तरह का। अगर हम प्रमुख विचारकों की बात करें तो समाज को कैसे परिभाषित किया गया है? मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समाज मानव व्यवहार की कार्य प्रणालियों और नियंत्रणों पर फोकस करता है। वहीं कूले का मानना है कि ये अंतःक्रिया यानी इंटरैक्शन द्वारा विकसित होता है। और पार्सन्स कहते हैं कि समाज कार्यों से उत्पन्न साधन साध्य संबंधों का जाल है। साधन साध्य यानी मीन्स एंड रिलेशनशिप्स। हाँ। परीक्षाओं में अक्सर समाज को देखने के 2 नजरियों के बीच सवाल आते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। अगर मैं इसे थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करूं तो क्या स्ट्रक्चरल नजरिया समाज की बिल्डिंग को देखने जैसा है? बिल्कुल, उसके स्ट्रक्चर को देखना।
ये देखना कि परिवार, स्कूल, धर्म नाम की ईंटें एक साथ कैसे जुड़ी हैं, और फंक्शनल नजरिया ये देखता है कि उस बिल्डिंग के अंदर के सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं। एकदम सही एनालॉजी है। कार्यात्मक नजरिया इस बात पर जोर देता है कि समाज के अलग अलग हिस्से एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो मकाइवर ने समाज के 2 स्तंभों की बात की है। 2 स्तंभ वो कौन से हैं? पहला है समानता, लाइकनेस, जैसे हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना। अगर लोगों में कुछ समानता नहीं होगी, साझा मूल्य नहीं होंगे, तो समाज की नींव ही नहीं बन पाएगी। ये तो बहुत तार्किक है। और दूसरा स्तंभ है भिन्नता, डिफरेंस। क्या भिन्नता से समाज में टकराव पैदा नहीं होता? नहीं, यही तो मकाइवर समझाते हैं। विविधता, चाहे वो लिंग की हो, प्रतिभा की हो या रुचि की, वो समाज को समृद्ध बनाती है। दोनों के बिना समाज जीवित नहीं रह सकता। अच्छा, तो इसी भिन्नता से श्रम विभाजन पैदा होता है। बिल्कुल, डिवीजन ऑफ लेबर, और साथ ही सामाजिक नियंत्रण जैसे परिचलात्मक कार्य भी इसी से जुड़े हैं। ये सब बहुत तार्किक है, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। एक जैविक रूप से पैदा हुआ शिशु, एक बायोलॉजिकल इंडिविजुअल, इस जटिल सामाजिक संस्था के नियमों के अनुकूल कैसे बनता है? यहीं पर समाजीकरण या सोशलाइजेशन की प्रक्रिया आती है। ये वो पुल है, वो ब्रिज है जो इन दोनों को जोड़ता है। जी। इसके 4 हिस्से हैं। पहला है टारगेट, जैसे वो बच्चा। जी। दूसरा है एजेंट, जैसे परिवार या स्कूल। और तीसरा हिस्सा प्रक्रिया होगा। हाँ, प्रोसेस, यानी संवादात्मक सीखना। और चौथा है आउटकम, जब वो नए कौशल और व्यवहार को अपना लेता है। अगर मैं इस पूरे सिंथेसिस को एक मैट्रिक्स की तरह देखूं, हाँ, तो परिवार हमारी प्राथमिक और बुनियादी इकाई है। स्कूल एक लघु समाज है। हाँ, और समाज वो वृहद जाल है। जी, ये पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर है। बिल्कुल, किसी एक के बिना भी पूरी सामाजिक संरचना ढह जाएगी। और परीक्षा के नजरिए से मैं तेजी से कुछ महत्वपूर्ण अलर्ट्स देना चाहूंगी। जी, बताइए। हमेशा याद रखें, धर्म एक संस्था है, जबकि मस्जिद या चर्च समिति है। परिवार सबसे पहली सामाजीकरण एजेंसी है, और समाज को पारस्परिक संबंधों के रूप में देखना कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य है। तो आज हमने केवल परिभाषाएं नहीं रटी, बल्कि उनके पीछे के विज्ञान और उसके क्यों को समझा। बिल्कुल। और जाने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जी बिल्कुल। आज हमने देखा कि कैसे स्कूल एक लघु समाज के रूप में बच्चों को अनौपचारिक रूप से समाजीकृत करता है। लेकिन विचार करें, जैसे जैसे शिक्षा तेजी से डिजिटल और ऑनलाइन होती जा रही है, क्या हम इस अनौपचारिक समाजीकरण को खो रहे हैं? दोस्ती और स्कूल कल्चर को। हाँ, और अगर हमारा लघु समाज पूरी तरह से वर्चुअल हो जाए, तो क्या हमारा वृहद समाज भविष्य में एक साथ जुड़ा रह पाएगा? ये सचमुच सोचने वाली बात है, बहुत ही गहरा सवाल है। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी परीक्षाओं की तैयारी और अपनी जिज्ञासा को इसी तरह बनाए रखें। शुभकामनाएं।